नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिस पे हम लोग करेंगे कुछ 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 10 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इनको हम सॉल्व करेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी ताकि आप लोग आने वाला जो नेट एग्ज़ाम है उसे क्रैक कर पाएँ। तो देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच प्ले डज द कैरेक्टर गोनोरिल फिगर। तो ये जो गोनोरिल है ये कैरेक्टर किस प्ले में था? तो दोस्तों इसका जवाब होगा किंग लियर। ठीक है, किंग लियर। तो किंग लियर में आपको ये मिलेगा, और ये ऑब्वियसली ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये शेक्सपियर का है प्ले। और ये कब पहली बार परफॉर्म हुआ था वो मैं बता दूं, 26 दिसंबर को हुआ था 1606 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड में थे, तो उनका ये प्ले इसी में हुआ था। ये गोनरिल कौन है? अब बात है ये कैरेक्टर कौन है। ये उन जो किंग लेयर था, जो राजा था, इस राजा की बेटी थी। और वो कितने नंबर की बेटी थी? तीन बेटियों में से उनकी 3 बेटियां थी, तो ये सबसे बड़ी बेटी थी। ये थी इनकी एल्डर डॉटर। ठीक है दोस्तों, तो इनकी बेटी थी एल्डर डॉटर, जिसका नाम था गोनेरिल। ठीक है, तो एल्डर डॉटर का नाम है ये। ठीक है, तो आते हैं अभी अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हु क्लेम्ड टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज। तो ये टर्म आपको जानना होगा, कॉमिक एपिक इन प्रोज। ये पहली बार किसने इजाद किया था? हु क्लेम टू राइट फिक्शन। ठीक है, फिक्शन मतलब आप लोग समझते होंगे, एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन, जिसमें काल्पनिक कहानियाँ होती है, और किसी किसी में जो फिक्शन हो वो जो नॉन फिक्शन होता है वो रियल कहानी जैसा होता है। तो आते हैं, अब इसको जानते हैं कि कॉमिक एपिक प्रोज क्या है। इसको आप लोग समझ जाइएगा जब आप इसको डिवाइड कर दीजिए ये 3 चीज़ को, कि इसमें कॉमिक क्या है, एपिक क्या है और प्रोज क्या है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कॉमिक एपिक जो है वो असल में जो एपिक शब्द है, ये एपिक शब्द ज़्यादातर कविताओं के लिए यूज़ होता था। ठीक है, तो एपिक होता है महाकाव्य। ठीक है, जैसे हिंदी हमारे संस्कृत साहित्य में है रामायण एवं महाभारत, तो उसी प्रकार एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट है एपिक। तो ये भी एक एपिक है, मगर ये कॉमिक होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एपिक ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर क्या हमेशा सीरियस मैटर को लेके होता है, तो यहाँ पे कॉमिक शब्द आ गया है। और नेक्स्ट आता है कि प्रोज। प्रोज क्या होता है? ये पोइट्री नहीं है। ठीक है, और एपिक तो महाकाव्य को कहा जा रहा है, मतलब बड़ी कविता को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोज में आ जा रहा है, मतलब ये कहानी है। ठीक है, स्टोरी में है। तो यही होता है कॉमिक एपिक प्रोज। ये किसने इजाद किया था ये पूछा गया है। तो ये हुआ था हेनरी फील्ड द्वारा। हेनरी फील्डिंग हेनरी फील्डिंग के द्वारा ये शब्द इजाद किया गया था। और ये क्या है कि नॉट सीरियस है। ठीक है, इसमें कोई सीरियसनेस होने की आवश्यकता नहीं होती है, ये थोड़ा मजाकिया किस्म का होता है। ये लॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एपिक होता है वो लॉन्ग होता है, मगर ये एपिक पोइट्री ना होकर ये स्टोरी है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये जो प्लॉट होता है वो लूज़ करता रहता है। ठीक है, तो आते हैं अभी तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें पूछा गया है हु रोड दिस लाइंस। तो ये लाइंस किसने लिखी है? ये किसी ऑब्वियसली कविता से लिया गया है। तो क्या है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से है? ये है इसका क्वेश्चन। अब आपको जवाब मैं बता देता हूँ। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, ये जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये कविता। ये एक रोमांटिक कवि थे। और इनकी इस कविता का नाम क्या है वो भी मैं बता दूं, इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी।
ठीक है दोस्तों, तो ये है इस पोएम का नाम, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। और ये जो पोएम था, ये पोएम अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लास्ट 2 लाइन में मिलेगा। ठीक है, लास्ट जो कविता का 2 लाइन है उसी में आपको ये लाइन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये लाइन आपको वहीं पे मिलेगा। और ये वन ऑफ द बेस्ट पोइट्रीज में से है। ठीक है, अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है शेली। शेली को आप लोग जानते हैं, पीबी शेली भी कहा जाता है। इंटेंडेड हिज पोइट्री टू प्रोवाइड, मतलब वो अपनी कविता में किस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहते थे वो कहा गया है। ठीक है, तो वो प्रस्तुत करना चाहते थे रेवोल्यूशनरी मैसेज। ठीक है, रेवोल्यूशनरी मैसेज। और ये एक ये जो कवि इसमें उन्होंने क्या कहना चाहा है कि एक मैसेज है जो रेवोल्यूशनरी हो, मतलब ऐसा कि वो थोड़ा समाज को बदल पाए। कविताओं में वो कुछ ऐसा लिखते थे ताकि कुछ समाज में प्रभाव पड़े, यही उनका मेन उद्देश्य था। ये एक न्यू सिस्टम चाहते थे जस्टिस का। ठीक है दोस्तों, क्या चाहते थे? जस्टिस। तो जस्टिस का एक न्यू सिस्टम चाहते थे जो बेस होगा, एक नया सिस्टम जो बेस्ड होगा जस्टिस पे। ठीक है, ये उनका मूल उद्देश्य था। इनका पूरा नाम है पर्सी बाइस शेली, जो एक रोमांटिक कवि थे, मैंने पहले भी कहा है। तो इनकी कुछ खास और भी वर्क है जिसे आप लोग याद रखिएगा। उनमें से एक बहुत ही स्पेशल है, वन ऑफ माय फेवरेट इज़ ओज़िमंडियास। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोएम है दोस्तों। आपको भी ये बहुत पसंद आएगा, आप अगर इसे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत सा ये पोएम है। ये आपको CBSE बोर्ड के 9th की किताब में भी मिल सकता है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग नेट में सर्च कीजिए और इस पोएम को पढ़िए, अच्छा लगेगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा था ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काइलर, द मास्क ऑफ एनार्की, ये उनके कुछ खास काम थे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, हु रोट। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन, हु रोट एटलांटा इन कैलिडॉन। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? एटलांटा इन कैलिडॉन, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको लिखा था दोस्तों A.C. स्विनबर्न ने। ठीक है, स्विनबर्न ने इसे लिखा था, AC स्विनबर्न ने। इसका नाम आपने शायद सुना होगा। ये किताब जो है वो कब उन्होंने छापी थी, ये पब्लिश हुआ था, ये जो बुक है वो हुआ था 1865 में। ठीक है, ये असल में एक पोयम था। ठीक है दोस्तों, ये पोयम था। और इनके बारे में बता दूं कि इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1837 लंदन में इनका जन्म हुआ था। और एक विशेष बात जो है, इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जो है आप लोग शायद जानते होंगे, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसको पब्लिश किया गया था 1768 से। तो इन्होंने इसके ये जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, ये जो एक किताब है इंफॉर्मेशन का, इसमें उन्होंने अपना अवदान दिया था। उन्होंने 11th एडिशन पे काम किया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो पूछा जा सकता है कि जो स्विनबर्न है उन्होंने कौन से एडिशन में काम किया था, तो वो 11th एडिशन होगा। अब तक दोस्तों ये 15th एडिशन तक आ चुका है। आप अगर लास्ट अपडेट देखें तो आपको मिलेगा 15 एडिशन इसका निकल चुका है। तो ये जनरली किस चीज़ पे आधारित होता है 11th एडिशन, तो इन्होंने लिखा था, मगर ये जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ये किस पे आधारित है ये मैं बता दूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये
ये क्या है? ये असल में एक तरह का डिक्शनरी है जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ों के मतलब मिलेंगे और वो जुड़े होते हैं आर्ट्स से, साइंस से जुड़े रहते हैं, साथ ही साथ साहित्य से भी जुड़ते हैं, लिटरेचर से, और साथ में इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन भी रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है, आर्ट्स है, साइंस है, लिटरेचर के कुछ टर्म्स बताए जाते हैं। ठीक है, ये इसमें था। तो इसकी ख़ास बात यही है कि उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में काम किया था, 11वां एडिशन में उन्होंने काम किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है द पोइटिक फॉर्म ऑफ थायरिसिस। ये जो है ये क्या है? ठीक है, इसे थिरसी भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों, ये एक पैस्टोरल एलिजी है, पैस्टोरल एलिजी। ठीक है, ये पैस्टोरल एलिजी है और इसमें क्या हुआ था, अपने दोस्त के मृत्यु पे उन्होंने ये लिखा था। उस दोस्त का नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर्थर ह्यूज क्लॉज। आर्थर ह्यूज क्लॉज। ठीक है दोस्तों, और ये उनके दोस्त का नाम था। तो ये किसने लिखा था, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये लिखा किसने था, मैंने अभी तक तो कहा ही नहीं। ये लिखा था असल में आर्नोल्ड ने लिखा था, आर्नोल्ड ने लिखा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। और इसकी ख़ास बात थी कि ये जो पैस्टोरल्स होते हैं वो दोस्तों किसे कहा जाता है? पैस्टोरल होता है कि एक जो शेफर्ड होते हैं वो गांव में घूमते रहते हैं, तो वो जब दुखी होके किसी चीज़ की यादों में डूब जाते हैं तो उस टाइम पैस्टोरल कुछ जो कहानियाँ सोचते हैं, पुराने दिनों को याद करते, किसी के बारे में याद करें, तो वही होता है पैस्टोरल पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो मारे गए थे। ठीक है, आर्थर ह्यूज क्लॉज के बारे में याद करते हैं और उनकी मौत कब हुई थी? 1861 में। ठीक है, और ये कब छपा था? उन्होंने ये पोएम लिखा था 1865 में, 65 में लिखा था। और उनके दोस्त की मौत 42 साल की उम्र में हो गई थी महज। और इसके अलावा अगर आप देखें कि ये जो टर्म है ये कहाँ से आया है, थायरिसिस जो है फॉर्म, ये थायरिसिस जो है वो कहाँ से आया है? तो वो आया है एक वर्जिल का लिखा हुआ था, जिसमें ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति था ऐसा ही जो शेफर्ड था, उसने एक लड़ाई लड़ी थी, सिंगिंग की लड़ाई, मतलब सिंगिंग मैच, उसमें वो हार चुका था। ठीक है, तो उस टाइम हमें ये लिंक प्राप्त होता है वहाँ से। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, अ नोवेल विदाउट अ हीरो। ये पहले भी पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो ये नोवेल विदाउट हीरो कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मैं कहूँगा, और ये फेमस है। और ये जो वर्क है, ये नॉवेल है, वो भी बहुत फेमस है। इसका नाम है वैनिटी फेयर। तो दोस्तों इसका नाम है वैनिटी फेयर। और ये किसने लिखा था? ये थेकारे ने लिखा था। ठीक है, थेकारे ने लिखा था, विलियम मैकपीस थेकारे इनका पूरा नाम है। ये एक तरह का सटायर है। ठीक है दोस्तों, सटायर है। ये जो वर्क उन्होंने किया था वैनिटी फेयर, ये एक सटायर था, मतलब समाज में दिखा रहे थे। और सटायर का मतलब शायद आप लोग समझते होंगे कि जब हम किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं मगर उसका कोई एक उद्देश्य ज़रूर होता है, तो यहाँ पे भी समाज को खटास की गई थी। ठीक है, तो ये 20 पार्ट में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 20 पार्ट्स थे इसमें, 20 भागों में पब्लिश हुआ था। और ये पब्लिश हुआ था आपका जनवरी के महीने में 1847 से लेके 1848 तक। ठीक है, ये लगातार पब्लिश हुआ था, ये सीरीज़ में हुआ था पब्लिश। और इसका जो
सब टाइटल था वो क्या था? इसका पहला सब टाइटल था पेन एंड पेंसिल स्केचेस ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका पेन मतलब सब टाइटल था। ठीक है, जब ये पहले पब्लिश होता है और देन जब ये पूरा किताब बन के पब्लिश हो जाता है, मतलब फुल बुक बन के बाद में इसे रिपब्लिश किया गया था इकट्ठा करके, इसका कलेक्शन पूरा ऐड करके, तो इसका सब टाइटल पढ़ा था। ये पब्लिश हुआ था 1848 में। ठीक है दोस्तों, 1848 में पूरा फुल वॉल्यूम पब्लिश हुआ था और इसका तब सब टाइटल बदल दिया गया और वो क्या रखा गया? अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं वही है, अ नोवेल विदाउट हीरो, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, आठवें क्वेश्चन में। आठवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन विच प्ले जीबी शॉ डज द टर्म चॉकलेट सोल्जर ऑकर। तो कहाँ पे ये आपको जीबी शॉ का लिखा हुआ में आपको मिलता है चॉकलेट सोल्जर? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, जो एक फेमस वर्क है आर्म्स एंड द मैन में। ठीक है, आर्म्स एंड द मैन में ये उन्होंने लिखा था जीबी शॉ ने, और बाद में जाके आर्म्स एंड द मैन का ये जो एक छोटा सा टर्म आपको दिख रहा होगा चॉकलेट सोल्जर, इस पे बाद में एक फिर से प्ले बनता है जो लियोपोल्ड जेकोब्सन ने लिखा था। उसका नाम यही था, उसमें बस द ऐड किया गया था, द चॉकलेट सोल्जर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तब आपको जवाब होगा जेकोब्सन ने लिखा था। ठीक है, तो जेकोब्सन आपका जवाब होगा अगर पूछा जाए कि द चॉकलेट सोल्जर किसने लिखा था और उसका टर्म कहाँ से ईजाद हुआ, तो आपको बताना होगा कि आर्म्स एंड द मैन से। ठीक है, तो ये चॉकलेट सोल्जर इस पे क्यों आया, ये भी एक विषय है। तो अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पे एक सोल्जर किसी के घर में घुस आता है, किसी लड़की के घर में, और वहाँ पे कुछ उनके पीछे भी और सोल्जर पड़े रहते हैं, मगर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा है कि उसके पास चॉकलेट प्राप्त होता है। ठीक है, चॉकलेट मिलता है इंस्टेंट कार्डिज के। ठीक है, जो सेना होती है उसके पास तो गोली होनी चाहिए। ठीक है, मगर उसके पास गोली ना होके कार्डिज मतलब कार्डिज ना होके उसके पास चॉकलेट रहता है। तो यही यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है कि सेना के पास चॉकलेट भर भर के हैं मगर गोली नहीं है, तो इसलिए ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया था, चॉकलेट सोल्जर। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, द जू स्टोरी जिसमें पीटर एंड जेरी है, इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि जू एंड द स्टोरी, ये जो कार्य है, ये जो वर्क है, वो किस पे आधारित है, मतलब किस चीज़ को बता रहा है, स्पेसिमेन कर रहा है, तो वो क्या है? तो यहाँ पे होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का एब्सर्ड ड्रामा है। ठीक है, एब्सर्ड ड्रामा मतलब ये एक ऐसा तरह का ड्रामा है जिसमें एब्सर्ड रहता है, मतलब आपको कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है इसमें। ठीक है, आप सोचते हुए घर जाएंगे, आप इस प्ले को तो देखेंगे मगर आपके दिमाग में क्वेश्चन रह जाएगा कि आखिर हुआ क्या। तो एब्सर्ड में आपको ये कहानी मिल जाएगी, द जू स्टोरी। इसके अलावा और भी कुछ मिल जाएंगे, वेटिंग फॉर गोडोट में मिलेगा, तो वो भी एब्सर्ड है। ठीक है, तो ये एब्सर्ड में ये जो प्ले था ये किसने लिखा था? ये लिखा था एडवर्ड अल्बी ने लिखा था। ठीक है, एडवर्ड एल्बी, तो इनके द्वारा ये लिखा गया था। ये जो इसका मेन टर्म यही इस एब्सर्ड चीज़ को हम समझ सकते हैं कि ये
इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है इसमें दो कैरेक्टर कहे गए हैं, एक होता है जेरी और एक होता है पीटर। तो यहाँ पे जो जेरी है वो ट्राई करता है एक स्टोरी बताने की, ठीक है, एक स्टोरी बताने की कोशिश करता है किसको? पीटर को। और वो स्टोरी क्या है? वो किसी जू की स्टोरी है, मगर वो इसे बता ही नहीं पाता, क्योंकि एक चीज़ बताते बताते वो दूसरे किसी मैटर में चला जाता है, ठीक है। वो वहाँ पे पेचीदार बन जाता है, घूमता रहता है उसका सिलसिला, मगर आखिरकार तक वो जू स्टोरी और बोल ही नहीं पाता है, ये जो स्टोरी है कह ही नहीं पाता है। तो यही मज़े की बात है कि आप सोचेंगे कि हाँ आखिर तक तो शायद पता चल जाए कि जू में क्या हुआ था, क्या स्टोरी जेरी कहना चाहता है, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि जेरी क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन, वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। द एबी थिएटर इज एसोसिएटेड विथ। तो एबी थिएटर का नाम आपने सुना होगा, ये आयरिश थिएटर को कहा जाता है, एबी थिएटर। तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं जस्ट पहले आंसर दे दूँ फिर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसका आंसर होगा J.M. सिंह। J.M. सिंह ने इसे इनके साथ ये एसोसिएट थे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये आयरिश है, ठीक है, ये आयरिश है, मतलब आयरलैंड से जुड़ा हुआ है। अब पहले मैं बता दूं कि इसके फाउंडर्स कौन थे। तो फाउंडर्स का नाम आप लोग याद रखिएगा। फाउंडर्स में आपको मिलेगा W.B. ईस्ट, एडवर्ड मार्टिन, लेडी जॉर्जे, इनको इज़ाबेल अगस्टस भी कहा जाता था। तो इन 3 नाम को आप लोग याद रखिए, W.B. ईस्ट, एडवर्ड मार्टिन और लेडी जॉर्जियो, या फिर इज़ाबेल अगस्टा, दोनों नाम से लेडी जॉर्जियो को जाना जाता था, ठीक है। तो ये लोग सभी आयरिश थे, ठीक है, आयरिश थे। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत जन इंग्लैंड, यूके या ब्रिटेन में कंफ्यूज हो जाते हैं, या आयरलैंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो मैं एक मैप बना के आपको दिखाता हूँ, तो समझ पाइएगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने घटिया सा मैप बनाया है, माफ़ कीजिएगा। आप लोग इसे इंग्लैंड समझ लीजिए, मतलब इसे आप लोग यूके का मैप समझ लीजिए। अगर गड़बड़ हुआ तो माफ़ कर दीजिए, कैसा बना है आप लोग, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो आयरलैंड है ये कहाँ पे है। ये बहुत जन नहीं जानते हैं, बहुत जन इंग्लिश साहित्य पढ़ते हैं, मगर इंग्लिश को तो जानना पड़ेगा, मतलब इंग्लैंड को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे तकरीबन जो ब्रिटेन है और यूके है, दोनों में अंतर है। बहुत जन सोचते हैं कि दोनों एक ही है, मगर यहाँ पे अंतर है। स्कॉटलैंड भी अलग है, आयरलैंड भी अलग है, ये चारों अलग अलग हैं। तो इनको मिला के, इन चारों को, 3 को मिलाने से बनता है ब्रिटेन, और 4 को मिलाने से बनता है यूके, ठीक है। अब ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत जन नहीं जानते इसे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो निचला वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ का ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है इंग्लैंड, ठीक है दोस्तों, ये है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। और यहाँ पे जो पार्ट मैं बनाया है ये अलग से मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप लोग चाहे तो मैप खोल के देख सकते हैं। ये जो है इसको कहा जाता है वेल्स, ठीक है, इसे वेल्स कहा जाता है। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं स्कॉटलैंड। ये 3 देश मिलाने से बनता है ब्रिटेन, ठीक है, इन 3 देशों को मिलाने से बनता है ब्रिटेन। और अगर हम चौथा देश डाल दें, तो मैंने पास में एक मैप बनाया है, ये आप लोग गौर कर रहे हैं, तो पास में ये वाला जो है ये आयरलैंड है, ठीक है। इसमें से 2 हिस्से हैं आयरलैंड के। जो ऊपरी वाला आयरलैंड है वो आता है यूनाइटेड किंगडम के तहत, तो इसे कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये सिर्फ आयरलैंड है, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ आयरलैंड है जो इंग्लैंड या ब्रिटेन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन मतलब यूके का हिस्सा नहीं है। ब्रिटेन में तो ये 3 आते हैं, जैसे यहाँ का आप लोग जानते हैं कि इसकी राजधानी लंदन है, ठीक है, इसकी राजधानी कार्डिफ है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, और स्कॉटलैंड की रानी बोल रहा हूँ मैं, राजधानी, ये सब राजधानी है, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई।
तो इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड की, और यहाँ का बेलफास्ट, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड का है बेलफास्ट, स्कॉटलैंड का है एडिनबर्ग, और इंग्लैंड का है लंदन, आप लोग जानते होंगे, और वेल्स का है कार्डिफ। तो इसे याद रखिएगा, और ये शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ते हैं और अंग्रेज़ों को ठीक से नहीं जानते हैं। लोग गलती कर देते हैं, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। जैसे स्कॉटलैंड, मैकबेथ अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्कॉटलैंड का राजा कहा गया था, ठीक है। तो वहाँ पे इंग्लैंड का भी कहा गया होगा, किसी और कहानी में आपको मिला होगा। कहीं पे आयरलैंड भी आप लोग सुनते होंगे। तो ये सब अलग अलग ज्योग्राफिकल मैटर भी आपको जानना पड़ता है जब आप लोग इतिहास पढ़े, चाहे साहित्य पढ़े। साहित्य में तो सब कुछ शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आपको मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा प्रदान करते रहूँ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।